तो आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा जा रहा है। तो आखिर ये डील है क्या, ये इतनी जरूरी क्यों है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, और वो ये कि अब यूरोप की शानदार लग्जरी गाड़ियां सस्ती होने वाली है। सोचिए, अभी तक होता क्या था? यूरोप से जो गाड़ियां पूरी तरह बनकर भारत आती थीं, उन पे लगता था पूरे 110% का इंपोर्ट टैरिफ। मतलब गाड़ी की कीमत सीधे सीधे डबल से भी ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब इस नई डील के बाद ये टैरिफ सीधा 110% से घटकर सिर्फ 40% रह जाएगा। मतलब एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट। तो इस परसेंटेज के खेल का असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियों पर सीधे सीधे 10 से 25 लाख रुपए तक बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बचत है ना? हाँ, पर सवाल ये उठता है कि भारत इतनी बड़ी छूट दे क्यों रहा है? देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक लेन देन का हिस्सा है। सीधी सी बात है, किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा लेन देन है क्या। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम एफटीए कहते हैं, आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में, ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे उनके बीच व्यापार करना, मतलब सामान खरीदना बेचना, आसान और सस्ता हो जाता है। ये जो डील है ना, इसका पूरा सार इस स्क्रीन पर है। देखिए, यूरोपियन यूनियन को क्या चाहिए था? उन्हें सबसे ज्यादा मतलब था अपनी गाड़ियों पर लगने वाले भारी टैक्स को कम करवाने से। और बदले में भारत को क्या चाहिए था? भारत चाहता था कि उसके टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा प्रोडक्ट्स और जो हमारा बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है, उसके लिए यूरोप का बाजार खुल जाए। और हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है, भारत ने कुछ मामलों में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। ये जो बयान आप देख रहे हैं, ये साफ कहता है कि खेती किसानी और डेयरी सेक्टर ये भारत के लिए एक रेड लाइन थे। मतलब इन पर कोई बातचीत नहीं होगी। इनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के बाद ही दूसरी चीजों पर रियायतें दी गईं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये पता करते हैं कि आखिर इस डील को इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील्स कहा क्यों जा रहा है। इसकी कहानी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 20 साल लंबी है। जैसा मैंने कहा, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 2007 में। फिर 2013 आते आते बातचीत कुछ वजहों से अटक गई, रुक गई। और फिर सालों बाद 2022 में इसे फिर से जिंदा किया गया। और देखिए, आज जाके ये डील फाइनल हुई है। तो फिर से वही सवाल, क्यों है ये मदर ऑफ ऑल डील्स? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब इसमें लगभग हर तरह का सामान, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ शामिल है। दूसरी बात, ये भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप्स में से एक है। और इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा, उन्हें एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये डील सिर्फ पैसों और व्यापार के आंकड़ों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। ये डील दुनिया के मंच पर भारत की जगह को और भी मजबूत करती है। भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। पहला कदम, अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर न रहना। दूसरा, चीन और अमेरिका पर जो हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता है, उसे कम करना। और तीसरा, यूरोपियन यूनियन जैसे एक स्थिर और नियमों पर चलने वाले ब्लॉक के साथ पार्टनरशिप करके दुनिया को एक सिग्नल देना कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए एक भरोसेमंद जगह है। और इन सब में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि भारत खुद को दुनिया के सामने चीन के एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। ये इस पूरी डील का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इस डील में हमारी अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और सबसे जरूरी, ये लागू कब से होगी? तो एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या इससे हमारी अपनी ऑटो इंडस्ट्री को कोई खतरा है? तो सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। कई सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कम ड्यूटी पर कितनी गाड़ियां आएंगी उसकी एक लिमिट होगी। दूसरा, ये पक्का किया जाएगा कि चीन में बनी कारें यूरोप के रास्ते भारत न आ जाएं। और सबसे जरूरी बात, जो आम आदमी की गाड़ियां हैं यानी मास मार्केट कारें, उन पर तारिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज। इस डील में ईवीज पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है, कम से कम अगले 5 सालों तक तो बिल्कुल नहीं। और ये एक सोचा समझा फैसला है ताकि भारत का जो अपना ईवी मार्केट अभी बढ़ रहा है, उसे यूरोप के तगड़े कंपटीशन से बचाया जा सके। तो ये सब जमीन पर कब उतरेगा? देखिए, उम्मीद है कि 2027 तक, क्योंकि अभी ये डील सिर्फ फाइनल हुई है।
इसे लागू होने से पहले भारत की संसद और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट दोनों से पास होना होगा। इस प्रोसेस को रैटिफिकेशन कहते हैं। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये वो डील है जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की तरफ एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी? देखिए, इस समझौते में पोटेंशियल तो बहुत है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में इसका हमारी इकोनॉमी और दुनिया में हमारी जगह पर क्या असर पड़ता है।